सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई फाइनली एसएससी सीएचएसएल 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। कितनी वैकेंसीज हैं, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, ओटीआर किया है नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो कैसे करना है, हर एक पहलू पे बात करने के लिए आज हम यहाँ पे हैं। अगर आपको सीएचएसएल का फॉर्म भरना है तो ये वीडियो एक बार जरूर देख लेना, नहीं तो हो सकता है कि आपसे कोई गलती रह जाए। और फॉर्म में गलती फॉर्म रिजेक्शन इसका मतलब है एक साल पूरा का पूरा आपका खराब। तो एसएससी सीएचएसएल, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीएचएसएल का मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। हायर सेकेंडरी का मतलब होता है 12th, यानी कि ये जितने भी बच्चे 12th पास हैं वो इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब ऐसी गलती मत करना, और यहां पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलने वाली हैं फॉर्म भरने से लेके और लास्ट तक, और आगे आपको तैयारी कैसे करनी है ये भी हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हर जगह पहुंचा दीजिए। नोटिफिकेशन डेट, वैकेंसी डिटेल्स, पे स्केल, क्या इसकी सैलरी वगैरह रहती है पे स्केल से, एप्लीकेशन फीस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाउ टू अप्लाई, अपलोड फोटो, हर एक चीज पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन डेट। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब खुल रहा है? आज के दिन यानी कि 23/6/2025 से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। लास्ट डेट कब है? तो 18/7/2025, यानी कि लगभग 25 दिन का आपको टाइम मिला है। 18 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ये जो करेक्शन डेट है, यानी कि मान लीजिए आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती रह गई तो आप करेक्ट कर सकते हैं 23 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में। इसके अलावा एग्जाम आपका कब होना है तो ये भी डेट आपकी पता चल चुकी है। तो 8 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक रहेगा। अगस्त में सीजीएल का है, उसके बाद में आपका सीएचएसएल का है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट जो वो ये है कि एग्जाम डेट जो टीयर 2 की है वो आपकी फरवरी मार्च 2026 में जाके है। हालांकि अगर आप ओरिजिनल नोटिफिकेशन देखोगे ना तो ओरिजिनल नोटिफिकेशन में एसएससी ने जो मेंस की डेट दे रखी है वो फरवरी मार्च 2025 से लिख रखा है। तो 25 गलती से लिख दिया है, एग्जाम 26 में ही होगा। फरवरी मार्च 25 तो निकल चुका, अब उसमें तो पेपर नहीं करा सकते हैं, तो इसीलिए वो 26 में होगा। तो वहां पे एक एरर है इनकी तरफ से, तो उस पर ज्यादा ध्यान देने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक बात नोटिस करने की है कि सीजीएल अगस्त में करा के दिसंबर के अंदर ही मेंस कराने वाले हैं, लेकिन सीएचएसएल फरवरी मार्च में मेंस कराने वाले हैं, तो थोड़ा सा डिले रहेगा, तो ज्यादा टाइम आप लोगों को मिलने वाला है। इसके अलावा अगर वैकेंसीज की बात करें तो 22 में लगभग 3242 वैकेंसीज थी, 2023 में 1200 के करीब वैकेंसीज थी, 24 में लगभग 3437 थी, और 25 में आपकी 3131 है। ये टेंटेटिव है, अभी इनमें बढ़ना या घटना भी हो सकता है। जनरली बढ़ती हैं, फाइनल वैकेंसीज घटती नहीं है। अगर हम इसके आगे देखते हैं पे स्केल, तो इसका पे स्केल क्या रहता है? इसमें सामान्यतः दो आपकी मेजर पोस्ट हैं, एक जो एलडीसी या जेएसए जिसको बोल देते हैं, ठीक है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। एलडीसी का मतलब होता है जो लोअर डिवीजन क्लर्क होता है, ठीक है। एलसीडी लिख दिया गलती से, इसको एलडीसी पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। एलडीसी होता है, एलसीडी नहीं होता है। वो टीम ने जल्दी जल्दी में पीपीटी बनाने के चक्कर में एलसीडी लिख दिया उसको, ठीक है। सो एलडीसी आप इसको पढ़ लेंगे, मैं कर भी देता हूँ, नहीं तो बाद में आप कहोगे कि। तो एल डी सी लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। इसका जो पे स्केल होता है ये लेवल 2 होता है। पे स्केल लेवल 2 है। लेवल 2 का जो पे स्केल होता है ना मेरे भाई, ये 1900 होता है, ठीक है। 1900 ग्रेड पे है इसका, जिसको जीपी बोल देते हैं शॉर्ट में, ग्रेड पे। जैसे सीजीएल में जो ज्यादातर जॉब्स हैं उनका जो ग्रेड पे 4600 है, 4200 है, 2800 है, और कुछ का 2400 है, ठीक है। लेकिन ये जो आपकी एलडीसी है इसका बेसिकली क्या रहता है, तो आप पाओगे कि सिर्फ 1900 इसका ग्रेड पे है। तो सीजीएल क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल की है तो वहां पे ज्यादा है। इसमें कुछ डीईओ की भी पोस्ट होती है, इसकी कट ऑफ ज्यादा जाती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसको बोलते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 3-4 तरीके की पोस्ट है। एक तो ग्रेड ए वाली है, इसका जो पे लेवल है वो 4 है, और 4 नंबर जो है वो बेसिकली आपका कितना होता है, तो आप कहोगे सर ये 2400 होता है। ग्रेड पे कितना होता है? 2400। जितना सीजीएल में टीए का होता है ना, ये वो वाला है 2400, ठीक है। सो 2400 जीपी होता है। इसमें जो लेवल 4 है उसका 2400 है, लेवल 5 जो है ये 2800 होता है, जो कि ऑडिटर वगैरह का सीजीएल में होता है। तो सामान्यतः 2400 और 2800 सीजीएल में आया करती हैं, लेकिन ये डीईओ की एक पोस्ट ऐसी है जो कि अभी भी किसके अंदर है? सीएचएसएल। आपको पता होना चाहिए जो पीएएसओ की पोस्ट है, पहले ये भी सीएचएसएल के अंदर हुआ करती थी 2400 ग्रेड पे, लेकिन फिर उसको सीजीएल में डाल दिया गया 2022 से लेकर अब तक, ठीक है। जब तक ये सीएचएसएल में थी तब तक सीएचएसएल में काफी वैकेंसीज रहती थी, अब वैकेंसी सीएचएसएल में कम हो गई है क्योंकि पीएएसए सीजीएल के अंदर चला गया।
अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस आपकी कितनी लगती है और कैसे अप्लाई आप कर पाएंगे, तो सब बात करेंगे। एप्लीकेशन जो जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए रहता है 100 रुपए, SC ST PH जो कैटेगरी है उनके लिए 0 रुपए है, और बाकी सभी महिलाओं के लिए, लड़कियां किसी भी कैटेगरी की हो, इनके लिए भी कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अगर हम इसके आगे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए और कब चाहिए, तो ध्यान देंगे यहाँ पर बहुत जरूरी पॉइंट है कि ये जो इसकी एज रखी गई है वो 1/1/2026 के हिसाब से रखी गई है, ना कि 1/8/2025। सामान्यतः क्योंकि CHSL 25 है तो एक्सपेक्टेड था कि या तो 1 जनवरी 25 रख लेंगे, या हो सकता है कि 1/8/25 रख लेंगे, लेकिन यहाँ पे SSC ने 1/8/25 ना रख के क्या रखा है, 1/1/26 रखा है। सो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, यानी कि जितनी भी चीजें हैं आपकी, इसको क्रूशियल डेट बोलते हैं, ये क्रूशियल डेट है, यानी कि अगर आपका देखेंगे कि 12th कब तक हो जानी चाहिए, तो 1/1/26 तक हो जानी चाहिए। दूसरी चीज, जैसे कि मान लीजिए आपकी एज किस बीच में होनी चाहिए, किस डेट के हिसाब से, तो 1/1/26 के हिसाब से होनी चाहिए, चाहे वो मिनिमम वाली 18 साल है, चाहे वो मैक्सिमम वाली 27 साल है। यानी कि इस डेट के हिसाब से आपको ना तो 27 के ऊपर का होना है, ना 18 से कम का रहना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसको DEO बोलते हैं। अब देखो इससे ना थोड़ा सा नुकसान क्या होता है, काफी सारे बच्चे जो 1/8 से लेके 1/8/25 से लेके 1/8/26 के बीच में, मान लीजिए जिनका जन्मदिन पड़ता है, तो वो मान लीजिए इस टाइम पे 27 साल पूरा करके 28वें में लग गए, तो वो फिर यहाँ पे हट जाएंगे। ठीक है, जो कि अभी नहीं हटने चाहिए थे, लेकिन वो फिलहाल फिर यहाँ पे हट जाएंगे, तो एक ये नुकसान रहता है थोड़ा सा बच्चों के लिए। तो काफ़ी आगे पहुंचा दिया एक तरीके से देखा जाए। काफ़ी बच्चे जो 25 के हिसाब से एलिजिबल थे, वो 26 के हिसाब से यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो SSC ने ये किया है। मे बी देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि इस चीज़ से अफेक्टेड होंगे। अगर ज़्यादा होंगे तो उस चीज़ पे भी कुछ ना कुछ काम किया जाएगा। ठीक है, सो देखते हैं, एक बारी आप टच में रहना, तो इस चीज़ पे अगर आपको भी आप अफेक्टेड हो इस चीज़ से, तो आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो ध्यान रखना। तो ये आपका बेसिकली क्वालिफिकेशन बता दिया। क्वालिफिकेशन 12th चाहिए, चाहे DEO की पोस्ट है, चाहे LDC की पोस्ट है। ठीक है, इसमें सामान्यतः जो DEO वाली है ना, जो ग्रेड A वाली, इसमें मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट चाहिए, बेसिकली साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। यहाँ पे आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। 12th अगर आपने कर रखी है तो वो आपका रहेगा। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in, जो नई वाली वेबसाइट है, आपको इसमें जाना है। अगर आप SSC का पहली बार कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पहले OTR करना है, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। OTR कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी गाइड बता देता हूँ कि OTR करने का सही तरीका क्या है। तो मेरे भाई, आपके लिए OTR करने का सही तरीका ये है, जैसे ही आप YouTube पे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे सर्च कर लेना आप सीधे सीधे OTR वीडियो, ठीक है, बाय प्रशांत सर। इसमें मैंने लाइव OTR करके दिखाया है। ठीक है, तो यहां पे आप पाओगे कि सर ने करके दिखाया लाइव OTR। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने पूरा OTR करके दिखाया कि आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन SSC की वेबसाइट पर करना कैसे है। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं करता रहता हूं, जिससे कि आप लोगों को आइडिया रहे कि क्या चल रहा है SSC में, क्या नहीं चल रहा है। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि CHSL का फॉर्म भर के भी मैं आपको लाइव दिखाऊं कि इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, तो लाइव फॉर्म भर के दिखाएंगे, देखते हैं उसको। ठीक है, आ जाओ भाई। तो ये वाली चीज होगी OTR वाली। तो OTR अगर नहीं किया तो वो वीडियो देख लेना, अगर OTR कर रखा है तो फिर सीधे आपको फॉर्म फिल कर लेना है। ठीक है, फॉर्म फिल करने में आपको क्या करना है, तो OTR कैसे करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं कहूंगा इस लिखे हुए को छोड़ो, मैंने लाइव करके दिखाया है, आप उसको देख लेना। फिर पार्ट 2 आता है कि फॉर्म कैसे भरना है। तो बिफोर प्रोसीडिंग विद फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कीप द फॉलोइंग डाटा रेडी। ठीक है, तो आपको डाटा को रेडी रखना है। बेसिकली आपके पास में लाइव फोटो लेने की सुविधा होनी चाहिए और आपका सिग्नेचर होना चाहिए। फोटो जब लेना है आपको तो ध्यान रखना है कि अच्छी रोशनी वाले स्थान और सादा, यानी कि व्हाइट बैकग्राउंड पे लेना है, ये ध्यान रखना है। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फोटो लेने के लिए। इसके अलावा कैमरा आंखों के स्तर के बराबर होना चाहिए। इसमें ना बड़ी दिक्कत आती है। अभी CGL का फॉर्म भरते में, फोटो लेने में, हमारी टीम में से भी कुछ लोगों ने करा, काफ़ी दिक्कत आती है इसमें। तो टाइम से भर लेना, पता चले लास्ट मोमेंट के लिए बैठे रहो, 2 दिन में काम ही नहीं कर रहा है। इसमें दिक्कत सबसे बड़ी क्या आ जाती है, कई बार क्या होगा कि आप फोटो खिंचवा रहे हो, आपने चश्मा नहीं लगा रखा है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि जी आपने ग्लासेस पहन रखे हैं, चश्मा पहन रखे हैं, ग्लासेस डिटेक्टेड। या समटाइम्स क्या होगा, आपसे कहेगा कि आपका फ़ोन ज़्यादा दूर है, कभी कहेगा आपका फ़ोन ज़्यादा पास में है, कभी तो ये भी कह देता है कि मल्टीपल फेसेस डिटेक्टेड, कि एक से ज़्यादा फेस मिल रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आती रहती है। इनका क्या सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन नहीं है। इनका एक ही सोल्यूशन है, बार बार ट्राई करते रहो,
कोई ना कोई ट्राई में आपका हो जाएगा। एकमात्र सोल्यूशन ये समझ आया है, और कोई सोल्यूशन नहीं। बाकी एक काम ये कर सकते हो, मान लीजिए आपके फ़ोन से फोटो लेने में बार बार दिक्कत हो रही है, तो आप अपने किसी मित्र का जिसका फ़ोन थोड़ा ठीक है, जिसका कैमरा प्रॉपर काम करता है, बढ़िया से अच्छा कैमरा है, उससे ट्राई करवा सकते हैं। तो उससे हो सकता है कि आपका पहली बार में सही हो जाए। ठीक है, तो फोटो लाइव लेना है। लाइव फोटो में आपको क्या क्या करना है, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, आंखों का जो स्तर है, आई लेवल बिल्कुल कैमरे पे होना चाहिए। आपको कैमरा जो है ना फोन का, समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे ये है, ठीक है, ये फोन है, फोन का कैमरा कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, इस जगह पे। लेकिन हम फोन में देख कहाँ रहे होते हैं, जहाँ पे हमारी शक्ल दिख रही होती है ना, ठीक है, बंदर सी, तो वहां पे हम देख रहे होते हैं, उस बंदर सी शक्ल पे ध्यान देते हैं सारा। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे ध्यान नहीं देना, आपको जहां पे शक्ल है वहां पे नहीं, आपको इस कैमरे पे ध्यान देना है। इससे आपका फोटो ना एक ही बार में सही आ सकता है। ठीक है, तो एक ये भी ध्यान रखना है। तो आई लेवल बिल्कुल होना चाहिए, कैमरे के ठीक सामने सीधे खड़े हो और सीधा सामने देखें। सुनिश्चित करें कि उम्मीदवार का चेहरा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र, एक गोल सा एरिया आएगा, गोल एरिया, उस गोल एरिया के अंदर आपका चेहरा होना चाहिए। ना तो ऐसा हो कि गोल एरिया से आधा ये बाल कट गए, वो नहीं होना चाहिए, ना कान कटने चाहिए। ध्यान रखें, अगर आपको चाहिए कि फॉर्म रिजेक्ट ना हो तो कान दोनों ऐसे दिखने चाहिए, जैसे अभी वीडियो में आपको मेरे कान दिख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको भी कान दिखने चाहिए। ऐसा मत कर लेना कि एक कान छुप गया या कुछ ऐसे कर लिया, या कुछ लोगों के कान थोड़े चिपके होते हैं, उनको तो और भी दिक्कत आती है। अगर ऐसे कान है तो एसएससी वाले कहेंगे कि यार ये क्या हुआ, कान कहाँ चले गए। तो आपको ऐसे एंगल पे रखना है कि कान आपके दिखने चाहिए। ठीक है, तो ये एसएससी की बड़ी दिक्कत है। बाकी अगर चश्मा आपने लगा रखा है, चाहे वो शौक करने के लिए है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई करने के लिए, आपको चश्मा नहीं लगाना है, चाहे कितना भी नंबर आपका है चश्मे का, चश्मा हटा के आपको फोटो खिंचवाना है। ठीक है, तो लाइव फोटो जो होता है एसएससी के ऐप से होता है, माई एसएससी ऐप होता है आपका, वो डाल लेना। ठीक है, तो निर्धारित क्षेत्र के अंदर ही होना चाहिए, उस गोले के अंदर आपको पूरा आना चाहिए। चेहरा न तो बहुत पास हो, न ही बहुत दूर हो, पूरा चेहरा निर्धारित क्षेत्र में समाहित होना चाहिए, तथा उसका कोई भी भाग बाहर नहीं होना चाहिए। फोटो खींचते समय उम्मीदवार को टोपी, मास्क या चश्मा नहीं पहनना चाहिए। ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। इसके अलावा अगर फोटो अपलोड करने की, तो फोटो में ना तो टोपी पहनी हो, चश्मा, चेहरा सामने के ये हो, खराब गुणवत्ता वाली, अत्यधिक छोटी, धुंधली या साइड फेस वाली फोटो वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो सिग्नेचर आपको अपलोड करने होते हैं, तो स्कैन करके आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है, जेपीईजी फॉर्मेट में या जेपीजी फॉर्मेट में। ध्यान रखेंगे, कई बार बच्चे जबरदस्ती पीडीएफ को अपलोड करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना है। या तो जेपीईजी जो फोटो का फॉर्मेट होता है, साइज होना चाहिए 10 से 20 केबी के बीच में। ये जो इमेज की डायमेंशंस हैं, वो बेसिकली जो है वो 4 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, यानी कि चौड़ी थोड़ी सी ज्यादा है और वो ऐसे करके कम है थोड़ी सी। ठीक है, एप्लीकेशन जो ब्लर सिग्नेचर वाला होगा उसको भी रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मेरे भाई वो कहेंगे कि अप्लाई में ये जो ओटीआर है, ठीक है, तो न्यू ओटीआर कर सकते हैं अगर आपने अब तक ओटीआर नहीं करा। अच्छा ध्यान देंगे, पुरानी वाली वेबसाइट के जो ओटीआर हैं वो वैलिड नहीं होते हैं, तो नया ओटीआर आपको करना पड़ेगा। कई बार बच्चे पुरानी वाली वेबसाइट का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते रहते हैं, चेक करते हैं, फिर लगता है कि खो गया, गड़बड़ हो गई। वो सब आपको नहीं करना है, एक ही बार में ओटीआर करना है। और एक बात और ध्यान देंगे, ओटीआर में आप कोई भी गड़बड़ मत करना, क्योंकि ओटीआर सिर्फ एक बार होता है। ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो एक ही बार होगा। आपने अगर अपने रोल नंबर से एक बार गलत ओटीआर कर दिया तो दोबारा उसको सही नहीं कर पाओगे। उसी को एडिट कर सकते हो, लेकिन नया ओटीआर सेम रोल नंबर से आप नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना है। तो ओटीआर के लिए वो वाली वीडियो देख लेना, उसमें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर आपको बता रखा है मैंने। ठीक है, तो द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ऑप्ट फॉर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। आपको सलाह ये दी गई है, जब भी आप ओटीआर करोगे वहां पर ऑप्शन आता है कि आधार से करना है या बाकी किसी और आईडी से, तो आपको आधार से ही करना है। आधार आपके पास होगा, आधार से ही करो। आधार से करने का एक फायदा ये रहता है कि अगर मान लीजिए आपका फोटो एक बार को ब्लर भी चला गया तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ऑथेंटिकेशन विल नॉट बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स आर नॉट एज पर प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स, यानी कि अगर स्टैंडर्ड से अलग भी चले गए तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा फॉर्म, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, एज लिमिट आपकी क्या है, तो 1/1/2026 आपकी एज लिमिट, मतलब इस तारीख के हिसाब से देखी गई है, तो 18 से 27 होती है। तो यानी कि आपका जन्म 2/1/1999 से पहले का नहीं होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और 1/1/2008 से बाद का नहीं होना चाहिए। तो अगर इसके बीच में आपका जन्म है तो आप बेसिकली इजीली फॉर्म भर सकते हो, जनरल वाले हो। अगर हम देखें एज रिलैक्सेशन कितना है, तो एससी और एसटी को 5 साल का, इसके अलावा ओबीसी को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन 3 साल प्लस में जितनी उनकी सर्विस होती है उतना। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और एनसीएल बेसिकली ये भी आपका एक बड़ा
वो रहता है कि ईडब्ल्यूएस सही चलेगा नहीं चलेगा, तो ईडब्ल्यूएस आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से बना हुआ हो, यानी कि 24-25 में जो आपकी अर्निंग थी उसके हिसाब से 25-26 का आपका बनता है, तो वो वाला आपको बनवा लेना, यानी कि ईडब्ल्यूएस आपका नया होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस बेसिकली ये भी ध्यान रख लेना है कि जो 25-26 के लिए इशू किया गया हो वो वाला होना चाहिए, ठीक है। 24-25 में जो इनकम है उसके हिसाब से, तो ये ध्यान रखेंगे। और ईडब्ल्यूएस अगर अब तक नहीं है तो फटाफट से बनवा लो, उस चीज को जरूरी है वो, ठीक है। अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसी मस्ट इंश्योर दैट, वैसे ओबीसी 3 साल तक का चल जाता है और वो नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर वाले ओबीसी में काउंट होते हैं, अदरवाइज क्रीमी लेयर जनरल के तरीके से काउंट होता है, ठीक है। इसके अलावा ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो अगर आप अभी भी ओबीसी में ही हैं, क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है आपको कोशिश करनी चाहिए कि नया ही बनवा लो भाई, क्योंकि ना कई बार कुछ डिपार्टमेंट परेशानी कर सकते हैं। वैसे 3 साल तक का ओबीसी का चल जाता है। एक चीज यहाँ पे और जो रहती है वो ये रहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। समटाइम्स बच्चे स्टेट गवर्नमेंट का बनवा लेते हैं। जैसे क्या होता है, ये गड़बड़ क्या है यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। जैसे हम जाट हैं, ठीक है, हम जाट जो हैं अगर यूपी का कोई एग्जाम देते हैं, यूपी पुलिस वगैरह, तो वहां पे हम ओबीसी में कंसीडर करे जाते हैं। तो अगर मैं उत्तर प्रदेश में अपना सर्टिफिकेट बनवाऊंगा तो मैं ओबीसी में आता हूं, बट जाट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जनरल में आते हैं। तो अगर मैं एसएससी का पेपर देता हूं तो मैं जनरल कैटेगरी में आता हूं। जैसे दिल्ली के जाट हैं, दिल्ली के जाट एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए जनरल में आते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए ओबीसी में आते हैं। तो ये थोड़ा सा रहता है। तो इसीलिए यहां पे आपको किसका सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप पाओगे कि यहां पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इश्यूड सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि सामान्यतः इंग्लिश में होता है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का ये ध्यान रखेंगे। एग्जाम पेपर आपका कैसे होता है, तो एग्जाम 2 भागों में होता है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं, यानी हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 60 मिनट का टाइम होता है और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके बेस पे कट ऑफ नहीं लगती है। टीयर 2 का जो एग्जामिनेशन है उसमें 120 क्वेश्चन होते हैं जो 360 नंबर के, यानी हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की रहती है, 2 घंटे का समय होता है, इसके बेस पे कट ऑफ लगती है। कंप्यूटर नॉलेज यानी कि जो कंप्यूटर का पेपर है आपका, उसमें 15 क्वेश्चन होते हैं, 45 नंबर का होता है, मेंस में ही 15 मिनट में करना पड़ता है, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है ये। इसके अलावा डाटा एंट्री यानी टाइपिंग टेस्ट होता है आपका, जो कि 15 मिनट चलता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि एग्जाम में प्री में क्या क्या आता है, तो जीएस मतलब पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन, टोटल 50 नंबर, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, गलत होने पर आधा नंबर काट लिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस या जीए जिसको हम बोल देते हैं, तो 25 क्वेश्चन 50 नंबर, सेम रीजनिंग के तरीके से ही। मैथ्स भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर, टोटल 100 क्वेश्चन 200 नंबर, नेगेटिव मार्किंग 0.5 की है, ठीक है। टोटल मिला के 60 मिनट, चाहे आप मैथ्स में चाहो तो 50 मिनट लगा लो, बाकी सबको 10 मिनट में कर लो, या आप किसी में कितना टाइम लगाओ आपकी मर्जी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए फिक्स टाइम कर रखा है, जितना जिस सेक्शन में लगाना कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं। मेंस का जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है। मेंस को 2 सेक्शन में बांट देता है, सबसे पहले सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग आते हैं, जिसमें मैथ्स 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 90 नंबर का ये और 90 नंबर का ये। और ये पूरा का पूरा मिला के मैथ्स के 30 और रीजनिंग के 30, ये आपको 1 घंटे के अंदर करने हैं, चाहे उसमें से मैथ्स में ज्यादा टाइम लगा लो या रीजनिंग में ज्यादा टाइम लगा लो, 1 घंटा दोनों के 60 क्वेश्चन निपटाने हैं। दूसरा आपका सेक्शन शुरू होता है इंग्लिश का और जीएस का। ये सेक्शन शुरू तो तुरंत हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि जीएस और इंग्लिश को मिला के आप आधे घंटे में निपटा लो, यहाँ 1.5 घंटा नहीं, इन दोनों के लिए मिला के 1 घंटा है, इन दोनों के लिए मिला के 1 घंटा है, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए 1 घंटा, उसके बाद में इंग्लिश और जीएस, जीएस के सिर्फ 20 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है। जीएस के जो 20 क्वेश्चन है वो 60 नंबर के हो जाते हैं, इंग्लिश 120 नंबर के, यानी सबसे ज्यादा वेटेज किसका है मेरे भाई, इंग्लिश का। तो इंग्लिश अगर कमजोर है तो सीएचएसएल भूल जाइएगा, और इंग्लिश अगर कमजोर है तो एक आदमी को जरूर याद कर लीजिए, वो हूं मैं आपकी इंग्लिश को पक्का मजबूत करवा सकता हूं। अभी बताऊंगा कैसे आप पढ़ सकते हो सीएचएसएल के लिए इंग्लिश। इसके अलावा कंप्यूटर 15 क्वेश्चन, इसके अलावा डाटा एंट्री यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट होता है, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की होती है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। अगर टाई केसेस आ जाते हैं तो कैसे करते हैं, वो टाई वैसे जनरली होगा नहीं। बाकी सेक्शन 1 में जिसके मार्क्स ज्यादा, मान लीजिए 2 लोगों का स्कोर बराबर है, पोस्ट 1 है, तो किसको पोस्ट मिलेगी, जिसका सेक्शन 1 में ज्यादा नंबर होंगे, ठीक है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लेते हैं, ज्यादा इससे मतलब नहीं है। स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट है आपका, वही 15 मिनट होते हैं, 2000 की डिप्रेशन आपको लगाने होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका
की डिप्रेशन चाहिए तो टाइपिंग की तैयारी आपको अभी से करनी है, हालांकि होगा मेंस के टाइम पे फरवरी मार्च में जाके, लेकिन तैयारी अभी से आपको करनी है। एक स्लाइडिंग रूल भी आ गया, वेटिंग लिस्ट टाइप जिसको हम बोल देते हैं, जो कि सीजीएल में भी था और यहाँ पे भी है। इसमें ये ऑलरेडी मतलब पहले वैसे वेटिंग लिस्ट नहीं रखते। वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए वैकेंसीज हैं आपकी 3031, मतलब 3131, 3131 लोग सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब मान लीजिए जब ज्वाइनिंग का टाइम आया, उन 3131 में से 1000 बच्चे ऐसे थे जिनका सीजीएल भी क्लियर था, तो वो तो सीजीएल ज्वाइन कर लेंगे, तो इसका मतलब 1000 पोस्ट तो खाली खाली रह गई। अब एसएससी में अब तक कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है कि अरे अगले 1000 को ले लो, लेकिन अब की बार एसएससी ने कहा है कि हम वेटिंग लिस्ट रखेंगे, और जिसको उन्होंने स्लाइडिंग रूल टाइप नाम दे दिया है कि एक बार पोस्ट प्रेफरेंस भरवाएंगे, फिर जिन लोगों को छोड़ना है उन्होंने छोड़ दिया, फिर दोबारा भरवाएंगे और फिर आपको ले लेंगे एक्स्ट्रा वालों को, तो कुछ ऐसे करके रखा है। तो वेटिंग लिस्ट टाइप है, एग्जैक्टली वेटिंग लिस्ट नहीं है ये, तो ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है। इसमें मैं पहले ही ऑलरेडी काफी बात कर चुका हूँ कि स्लाइडिंग रूल क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। बाकी अगर आपको श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए तो भाई सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है कि आप इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हो 699 रुपए के फीस में, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। इसमें आपको पूरी डिटेल में इंग्लिश कवर कराई जाती है, इससे बेहतर बैच आपके लिए कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको बैच चेकआउट करना है तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं, इससे बेहतर आपको अवसर नहीं मिलेगा। बाकी अगर आपको नहीं, ये है कि नहीं सर हमें बैच नहीं चाहिए, देखो बैच लेने के फायदे होते हैं अपने, मैं बता देता हूँ क्या फायदा होता है। सबसे पहला फायदा बैच लेने का मेरे भाई ये हो जाता है कि आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है, इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। दूसरा फायदा ये होता है कि हम यूट्यूब पे ना फ्री में कंटेंट तो बहुत देख लेते हैं, लेकिन ना आज हमें ये अच्छा लगा इधर भागे, कल हमें ये और इधर भागे, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, भागते रह जाएंगे, कभी इधर लपकते झपकते रह जाएंगे, लेकिन कभी भी सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं आएगा। सेंस ऑफ कंप्लीशन जब आएगा जब शुरू से लेकर लास्ट तक एक चीज को कवर करेंगे। 699 रुपए की फीस में आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाता है, तो मैं तो कहूंगा कि बैच जरूर ले लेना चाहिए आपको। बैच साथ ही साथ में, बैच के साथ में एक आपके पास में इंग्लिश रामबाण की किताब होनी चाहिए ग्रामर के लिए मेरे भाई, ठीक है, अगर रिवीजन करना है आपको, और वोकैबुलरी के लिए संजीवनी होनी चाहिए। ये 3 चीजें आप लोगों के पास में होनी चाहिए। ये तीनों ही पेड प्रोडक्ट हैं, आप इनसे बेसिकली पढ़ सकते हो, बढ़िया से तैयारी कर सकते हो। अब बात आ जाती है कि नहीं सर हमें तो फ्री में तैयारी करनी है, बेटा मैं फ्री में भी करवाता हूं। जैसे ही आप हमारे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर जाते हो, तो रैंकर्स गुरुकुल पर, अच्छा ये भी बता देता हूँ, बैच सिर्फ आपको इंग्लिश का नहीं लेना चाहिए, चारों सब्जेक्ट का, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीएस का, सबका। और अगर चारों का लेना है तो हमारे ऐप पे वीओडी का कॉम्बो भी आ चुका है पहली बार, आप वो भी ले सकते हैं। बाकी आप जैसे ही रैंकर्स गुरुकुल पे जाते हैं तो फ्री अगर आपको तैयारी करनी है तो वोकैबुलरी के लिए ये 11 वोकैब मैराथन देख लेना सफिशिएंट है, ठीक है। इसमें अभी पूरी नहीं आई है, लेकिन पेपर तक पूरी आ जाएंगी। इसके अलावा ग्रामर के लिए आपको 45 दिन 45 मैराथन देख लेनी है, इसमें ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन दोनों कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। मैथ्स के लिए आपको आदित्य सर की 45 दिन 45 मैराथन देख लेनी है, और रीजनिंग के लिए आपको विक्रम सर की 45 दिन 45 मैराथन देख लेनी है। ये आपका फ्री कंटेंट है। इसके अलावा आप कहोगे सर प्रैक्टिस के लिए क्या करें, तो भाई प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, सिंपल, जो हमारा ये चैनल है प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, आप मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप इस चैनल पर जैसे ही जाते हो, ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाओगे तो हमने एक प्लेलिस्ट डाल रखी है यहाँ पे कि सिलेक्शन वाली प्रैक्टिस। यहाँ पे हम हर चैप्टर के टॉप 50 क्वेश्चन कराते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। एक आपको लगेगा सर रीडिंग, जो कि सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि ना मेंस में बहुत क्वेश्चंस आते हैं रीडिंग के, उसके लिए भी मैं फ्री कंटेंट आपको बता देता हूं। आपको जस्ट यूट्यूब पे जाना है और कुछ नहीं करना है, रीडिंग बूस्टर सर्च कर लेना, ठीक है। तो रीडिंग बूस्टर लिखोगे तो अगला सजेशन ही आ जाएगा बाय प्रशांत सर। तो रीडिंग बूस्टर की ये सीरीज है, 41 वीडियोज हैं इसमें, सारी वीडियोज आपको देख लेनी है। और साथ ही साथ में मेरे भाई अगर आप चैनल अब तक ये सब्सक्राइब नहीं करा है प्रशांत सोलंकी कॉन्सेप्ट्स करके, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरा का पूरा रीडिंग बूस्टर आपका इसी पे चलता है। तो आप ये वाला जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रीडिंग के लिए। तो रीडिंग हो गया, वोकैब हो गया, ग्रामर हो गया, प्रैक्टिस हो गया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी अगर प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा बुक आपको चाहिए तो चलो अभी रिवील नहीं करता हूँ, बाद में रिवील करूंगा कभी, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी आगे एक बार कट ऑफ एनालिसिस और देख लेते हैं कि क्या क्या कट ऑफ एनालिसिस रहा है इसमें, ठीक है। तो कट ऑफ क्या क्या रही है, सीएचएसएल टियर 1 की क्वालिफाइंग रहता है ये। तो 2022 की अगर हम बात करें तो देखो कट ऑफ हाई फाई जाती है भाई, यूआर की 157, 23 में 153 थी और 24 में 157 गई फिर से, सारे के सारे देख लेना, सारी की सारी हाई कट ऑफ जाती है, सीजीएल से भी ज्यादा कट ऑफ जाती है सीएचएसएल की। तो भाई तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छे से तैयारी नहीं होगी तो आप एग्जाम सीएचएसएल का नहीं निकाल पाओगे। बाकी ये एज को लेके जो इशू है या कुछ और है, आपके लिए मैंने अभी रिसेंटली अपने जन्मदिन पर बहुत सारी ई बुक दी थी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको कहाँ मिलेंगी,
सारी की सारी प्रशांत सोलंकी इंग्लिश हमारा टेलीग्राम चैनल है, अभी के अभी ज्वाइन कर लो तुरंत। अभी सबसे पहले यही करो, पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जाओ और ज्वाइन कर लो। इस पे आपको बहुत अच्छा अच्छा फ्री कंटेंट रोज मिलता है, डेली फ्री कंटेंट मिलता है, रीडिंग के लिए मिलता है, जिसको बहुत सारे लोग रिकमेंड भी करते हैं कि ये वाला रीडिंग करो आप। तो आप जाइए फटाफट से ज्वाइन कीजिए प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। बाकी इंस्टाग्राम पे भी हम जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगा है कि ये वीडियो आपकी हेल्प कर रही है, पूरी की पूरी जानकारी आपको CHSL की मिल चुकी है, तो वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए शेयर, और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको कोई डाउट लगता है, अगर वीडियो हेल्प लगते तो भी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।